ओके डायग्राम से फिर से एडजस्ट करते हो। देखो P1 पॉइंट एट ए पोजीशन वेक्टर R1 फ्रॉम ओरिजिन। ओके ये R1 के डायरेक्शन। फोर्स एक्टिंग ऑन P1 इज F1, सो एंगल बिटवीन F1 एंड R1 इज अल्फा 1। जब ये डेल्टा टी टाइम के अंदर, इन डेल्टा टी टाइम, ये कहां जाएगा? P1 से P1 डैश, P1 से P1 डैश। ओके P1 से P1 डैश तक गया। ओके तो P1 डैश पे जो टेंजेंट है और F1 के बीच के एंगल θ1, और F1 और R1 के बीच के एंगल क्या होगी? φ1। इसको मैंने लिखा डेल्टा थीटा, इनिशियल एंगल क्या है? थीटा। इतना डायग्राम में उसने कंप्लीट करके दिया। लेकिन यही चीज सपोज आपको कंप्लीटली रोटेशनल, मतलब ऐसी डिश है, ये डिश रोटेशन कर रही है और यहाँ वो पॉइंट है। ओके तो उन लोगों ने क्या बताया कि एक तो ओमेगा टेंजेंट की डायरेक्शन और ओमेगा वेलोसिटी के टेंजेंट की डायरेक्शन यहाँ बताओ। चलो बुक के हिसाब से v ओमेगा ऑलवेज रोटेशनल एक्सिस पे होगा, मतलब ये ओमेगा, ये क्या होगा? ओमेगा। ये रेडियस की डायरेक्शन मतलब क्या होगा? r। इसको सेंटर बताएंगे, ये ओरिजिन होगा, तो क्या लिखेंगे? ओरिजिन। इसको ऐसे R1 लिखा होना चाहिए। देखो तो चेक करो, ये R1 है तो ये R हो सकता है। R परपेंडिकुलर से, R1 नहीं लिखा है टेक्स्ट बुक में, R परपेंडिकुलर ऐसा लिख के दिया है और ये R। सिंपल चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेट होगी, किसी भी ओरिजिन से उसको कंप्लीट करना है तो पोजीशन वेक्टर, ये रेडियस जो परपेंडिकुलर होती है उसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब कहाँ है? इनसाइड नहीं, टेंजेंट की डायरेक्शन में। ओमेगा अपवर्ड, देखो इसको डायग्राम एग्जैक्ट एक्सप्लेन करें तो ये रेडियस होगी इनसाइड, इनसाइड रेडियस से वेलोसिटी, और ओमेगा अपवर्ड, तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। इस तरह से इस डायग्राम में एक्सप्लेन करके उन लोगों ने दिया। क्लियर? अब सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे तो डायग्राम से क्या होगा? इस डायग्राम से कंप्लीट करेंगे यहां से। ओके उन्होंने दोनों डायग्राम के अंदर इक्वल तो बहुत कंप्लीट करके नहीं दिया, लेकिन सपोज सेंटर से आप स्टार्ट से दिखा है, सपोज F1 एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल of a body at point P1, so it's in circular motion, radius R1, center C से CP1, सेंटर C से CP1, यहाँ सेंटर लेना पड़ेगा क्योंकि इसके हिसाब से रोटेशन होता है। CP1, तो CP1 इक्वल टू क्या लिखेंगे? CP1 इज इक्वल टू R1, पोजीशन वेक्टर क्या होगी? R1। अब सब समझो कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट इज अ डेल्टा एस। डिस्प्लेसमेंट को क्या होता हूं मैं? डेल्टा एस। तो इन डेल्टा टी टाइम इतना डिस्प्लेसमेंट होगा। अब ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो आर्क के तौर पे होगा, तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये सेकेंड चैप्टर में भी था, थर्ड में भी था। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल मतलब डेल्टा थीटा, arc delta s upon radius r1, so delta s equal to r1 delta theta, delta s equal to क्या होगा? r1 delta theta। अब सपोज ये स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, ये स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क भी स्मॉलर होगा, तो डेल्टा w या डेल्टा w1, क्योंकि पॉइंट 1 है, सो f1 इंटू डेल्टा s, इसको S1 लिख दो तो भी चलेगा, क्यों? फर्स्ट पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट, तो आपको कभी भी साइन में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑब्जेक्ट में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैंने सिर्फ फर्स्ट पॉइंट कंसीडर किया जिसको मैंने P1 लिखा, जिसको मैंने क्या लिखा? P1। तो ये पॉइंट के लिए डिस्प्लेसमेंट कितने? डेल्टा के टाइम में डिस्प्लेसमेंट P1 से P1 डैश, मतलब डेल्टा S1। डेल्टा S1 कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल मतलब डेल्टा थीटा, आर्क मतलब डेल्टा S1 अपॉन रेडियस क्या होगा? R1। So delta S1 is equal to R1 into delta theta. Delta S1 equal to R1 into delta theta. So delta W1 force into displacement is equal to work. Work equal to force into क्या लिख सकते हैं? Displacement। ओके चलो
डेल्टा ओमेगा 1 F1 डेल्टा S1 cos थीटा 1 cos थीटा 1। क्लियर? थीटा 1 मतलब ये वाला एंगल, क्योंकि ये फोर्स की डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होता है, दोनों के बीच के एंगल क्या होगी? थीटा 1। डेल्टा W1 इज इक्वल टू F1 इंटू डेल्टा S1 cos 90 माइनस अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं डायग्राम के हिसाब से। इधर देखो, ये पूरा 90 डिग्री है, यहां लिख रहा हूं थीटा 1 प्लस अल्फा 1 इज इक्वल टू 90। थीटा 1 इज इक्वल टू 90 माइनस क्या लिखेंगे? अल्फा 1। 90 माइनस क्या हो जाएगा? अल्फा 1। क्लियर? तो अब पता चल गया कि F1 और R1 के बीच की एंगल अल्फा 1, F1 और R1 के बीच की एंगल कौन सी होगी? अल्फा 1। लेकिन F1 और टेंजेंट के बीच की जो एंगल है वो थीटा 1, क्या होगी? थीटा 1। ओके, सो इसके लिए भी आज आगे कंप्लीट करना तो लिख सकते हैं डेल्टा S1 सो F1 डेल्टा S1 क्या लिखा? R1 डेल्टा थीटा cos 90 माइनस अल्फा 1, cos 90 माइनस क्या होगा? अल्फा 1। अब फोर्स से हमको टॉर्क कैलकुलेट करनी है, ये तो हमने फोर्स से वर्क कैलकुलेट किया। ओके, फोर्स से मुझे टॉर्क कैलकुलेट करनी है। ओके, तो फोर्स से जब टॉर्क कैलकुलेट करना होता है तो इस डायग्राम से हम कंप्लीट करेंगे, इस पार्टिकल को P लिखेंगे। चलो ये ओरिजिन, क्योंकि एक चीज और है, पहले भी हम जानते, जब भी हमको टॉर्क कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, टॉर्क की फॉर्मूला क्या है? R क्रॉस F, R क्रॉस F। तो यहाँ टॉर्क क्या होगा? R मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो क्या लिखेंगे? OP, फर्स्ट पार्टिकल मतलब OP1 इंटू OP1 इंटू क्या लिखेंगे? F1। लेकिन यहां चेक करो, वेक्टर फॉर्मेट के लिए लिखा हूं, ये पूरा ट्रायंगल है OP1, ये क्या हुआ? OP1, तो ये दोनों के एडिशन बराबर होगा, ये फर्स्ट वेक्टर और ये सेकंड वेक्टर, तो OP1 इज इक्वल टू OC प्लस CP1 अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन फॉर्मूला। फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, फर्स्ट की इनिशियल पॉइंट और सेकंड की लास्ट पॉइंट को क्या बताएंगे? पोजीशन, सॉरी रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट OP इज इक्वल टू OC प्लस CP1। OC प्लस क्या लिखेंगे? CP1। ओके, तो उन लोगों ने ये इसलिए कैलकुलेट करके दिया कि OC इज अलोंग इन एक्सिस, OC वो रोटेशन एक्सिस पे ही है, बराबर? OC रोटेशनल एक्सिस पे है, तो साइन 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। साइन 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब ये जो कंपोनेंट है वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो टॉर्क प्रोड्यूस करने की कंपोनेंट कौन सी हुई? तो CP1। टॉर्क प्रोड्यूस करने की कंपोनेंट कौन सी हुई? CP1। इसका मतलब ये टॉर्क मुझे जब कैलकुलेट करना है, फर्स्ट पार्टिकल पे लगने वाली टॉर्क मुझे कैलकुलेट करनी है, तो OP1 की जगह कौन सी लूंगा? CP1 कंपोनेंट लूंगा। ऐसा मान लो तो भी चलेगा, OP की दो कंपोनेंट मैंने बनाए, OC ऑन y एक्सिस, CP ऑन x एक्सिस, लेकिन ये रोटेशनल एक्सिस पे ही है, और रोटेशनल एक्सिस पे होगा तो थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, एंड थीटा इक्वल टू 0 होगा तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? 0, बिकॉज साइन 0 इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो हमने जब टॉर्क की फॉर्मूला लिखी थी, इसके अंदर OP1 की जगह CP1 क्यों लिखा? क्योंकि ये कंपोनेंट रोटेशनल एक्सिस की डायरेक्शन में, लेकिन ये कंपोनेंट क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब CP1 into F1, फर्स्ट पार्टिकल पे लगने वाली टॉर्क CP1 इंटू क्या होगा? F1। लेकिन CP1 का मतलब क्या होगा? R परपेंडिकुलर, R1 या R परपेंडिकुलर लिखो तो भी R1 लिखेंगे तो भी चलेगा, ओरिजिन से लिखेंगे तो R1। ओके, तो इसको आप R परपेंडिकुलर इंटू F1 ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर? तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगी? टॉर्क 1 इज इक्वल टू R परपेंडिकुलर F1 साइन क्या लिखेंगे? अल्फा 1, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन और ये फोर्स F1 दोनों के बीच के एंगल है, वही यहां लिखनी है। ओके, सो टॉर्क 1 इज इक्वल टू
R1 F1 R1 लिखो तो भी चलेगा, या सपोज मैंने जो डायग्राम बनाया है ना ये C से बनाया है, तो C से P1 की वैल्यू क्या होगी, R परपेंडिकुलर की जगह R1 लिखेंगे तो भी चलेगा, इसको R लिखेंगे तो भी चलेगा। तो इसमें है क्या कि दोनों सिमिलर है, लेकिन यहां से यहां तक का डायग्राम जो है इसको एनलार्ज करके मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है। ये कॉमनली ऑब्जेक्ट जब मोशन करते हैं उसकी डायग्राम है, तो इसको आप परपेंडिकुलर लिखो या 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों वैल्यू इक्वली है। सो टॉर्क इज इक्वल टू, ये मैग्नीट्यूड है मतलब वेक्टर नहीं लिख सकते, टॉर्क 1 इज इक्वल टू R1 F1 sin अल्फा। अब सपोज मान लो कि ये आपके टॉर्क की वैल्यू है, तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए डेल्टा W1 इज इक्वल टू टॉर्क 1 इनटू डेल्टा थीटा 1 ऐसा लिख सकते हैं। फर्स्ट पार्टिकल की टॉर्क, वर्क की फॉर्मूला क्या होती है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन रोटेशन मोशन में जो रोटेशन मोशन के अंदर फोर्स वाली पार्ट टॉर्क से मिलती है, तो डेल्टा W1 बराबर इज इक्वल टू करके क्या लिखेंगे, टॉर्क 1 इनटू डेल्टा थीटा 1। लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए कभी डेल्टा थीटा 1 डेल्टा थीटा 2 डेल्टा थीटा 3 ऐसा नहीं होता। क्यों? ऑब्जेक्ट जब रोटेशनल मोशन करती है ना तो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है। सपोज किसी ऑब्जेक्ट को आपने रोटेट किया तो हर पार्टिकल के लिए डेल्टा थीटा की वैल्यू रिमेन कांस्टेंट, और इसलिए यहाँ आप ये नहीं लिख सकते। ओके, तो ये तो सिर्फ सिंगल पार्टिकल के लिए हो, सभी पार्टिकल के लिए इस टाइप की कैलकुलेशन करेंगे तो लिखा कि सभी पार्टिकल की कैलकुलेशन डेल्टा W इज इक्वल टू T1 प्लस T2 अप टू Tn इनटू डेल्टा थीटा ऐसा हो जाएगा। डेल्टा थीटा कॉमनली आप बाहर लिख सकते हैं, डेल्टा थीटा कॉमनली बाहर लिख सकते हैं, और सभी की टॉर्क को ऐड करना, इसका मतलब टोटल टॉर्क इनटू डेल्टा थीटा ऐसा लिख सकते हैं। तो वर्क की फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या हुई, वर्क इन रोटेशनल मोशन टॉर्क इनटू थीटा, टॉर्क इनटू क्या लिखेंगे, थीटा। क्लियर? अब एक चीज और कि जब आपको ये फॉर्मूला मिल गई तो उसको आप डेरिवेट करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा नहीं पता चल रहा है तो इसी फॉर्मूला को दोनों साइड डेल्टा टी से डिवाइड कर दो, क्योंकि जो टाइमिंग थी वो टाइमिंग तो डेल्टा थीटा सॉरी डेल्टा टी थी, तो डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी वेलोसिटी अपॉन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन के पावर क्या होगा, ये क्या लिखा मैंने, डेल्टा W नॉट ओमेगा, डेल्टा W अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा W अपॉन डेल्टा टी मतलब वर्क अपॉन टाइम इज कॉल्ड पावर, टॉर्क थीटा अपॉन टाइम मतलब वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाता है, वेलोसिटी। ओके, तो इसको वेलोसिटी मतलब क्या लिखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है और वर्क मतलब W होता है। ओके, तो पावर की फॉर्मूला भी पॉसिबल है, ये पावर P इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। आपको पता था 6th चैप्टर में फॉर्मूला थी P इज इक्वल टू F इनटू V, इससे ही बताया गया था कि पावर इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, इससे ही लिखा था पावर इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ये दोनों वेक्टर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होता है, स्केलर। ओके, तो इन्हें दोनों चीज आपको इस एक ही मतलब क्वेश्चन के अंदर कंप्लीट करके दी है कि 53 के अंदर उसने एक्सप्लेन किया वर्क डन बाय द टॉर्क, तो वर्क की फॉर्मूला तो यहाँ कंप्लीट हो जाती है, इसको डेरिवेट किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको क्या करेंगे, डेरिवेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। उन्होंने डायरेक्ट मैंने लिख के दिया, सपोज या ऐसा लिखूंगा कि सपोज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो इसको क्या लिखेंगे, dw अपॉन dt टॉर्क d थीटा अपॉन dt, dw अपॉन dt मतलब पावर, डेरिवेटिव ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड पावर। ओके, एंड टॉर्क इनटू क्या लिखेंगे, d थीटा ओमेगा, ओमेगा d थीटा बाय dt इज द एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी या उसको एंगुलर स्पीड। एक बार पूरा पढ़ लो, फिर से पूरी कैलकुलेशन एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, करेक्शन कहाँ करना है कि आप जो डायग्राम यहाँ देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर दर्पण में मेरे ख्याल से यहाँ R परपेंडिकुलर लिख के दिया है, इसको R1 कर दो, इसको R1 कर दो। और सपोज आप दर्पण से पढ़ रहे, मेरी बात सुनो, तो ये वाली एंगल उन लोगों ने 5 लिखा है थीटा, लेकिन ये वाली एंगल उन्होंने 5-1 करके एक्सप्लेन किया है, 5-1। ओके, लेकिन मैंने आपको थीटा 1 करके एक्सप्लेन किया है।
इतना याद रखना है पढ़ते वक्त। एक बार पूरा स्कैन कर लो, चेक कर लो, कहीं भी नहीं तो फिर से मैं एक बार ये एक्सप्लेन तो करूंगा ही, तो कैलकुलेशन की पॉइंट्स आपको पता चल जाएगी। सर ये हमें लिखना है? नहीं, अभी लिखना नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप दर्पण से 53 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, बाद में ये नहीं होमवर्क मतलब में। होमवर्क में। हाँ, होमवर्क में लिखना है, होमवर्क में लिखना है 53 पूरा, 5 मार्क्स में होगा वो। लेकिन एक बार पूरे पूरा कंप्लीट पढ़ लो, फिर से एक बार रिपीट भी कर लेंगे, तो डाउट होगा सॉल्व हो जाएगा।
डन सर। देखो कि ये जो डायग्राम उन लोगों ने दिया यही है, मतलब ये z एक्सिस, रोटेशनल एक्सिस इज z, ये रोटेशनल जो एक्सिस है वो z एक्सिस है। ओके, इसका मतलब ये डिस्क जो है वो xy प्लेन में होगी, मतलब xy प्लेन के अंदर है। ये वाली पार्टिकल p1 यहाँ है, ये डिस्टेंस r1 इस तरह से दिया। ओके, बाकी जो अरेंजमेंट वहां बताए कि ओरिजिन यहाँ है, ओरिजिन इस जगह पे है, यहाँ से z एक्सिस और ये xy प्लेन बराबर रहेगा, इसको पकड़ x और y। इस डिस्टेंस को क्या लिखेंगे r, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p या p1। हमने यहाँ p1 लिखा, मतलब यहाँ भी मैंने p1 लिखा, ये पोजीशन वेक्टर r फॉर p1। लेकिन c से लिखेंगे तो r1, हमने c से यहाँ r1 लिखा है, ये r1 की डायरेक्शन है, ये r1 की डायरेक्शन, और ये क्या होगा f1, फोर्स एक्टिंग वाला पार्टिकल p1 इज f1। ओके, यहाँ तो चेक करेंगे तो इसने बताया कि इन डेल्टा टी टाइप पार्टिकल p1 डिस्प्लेस फ्रॉम p1 टू p1 डैश। इसका मतलब बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ये एंगल बहुत कम रहेगा, इसलिए ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया ना वो r1 को परपेंडिकुलर ही होगा। इस एंगल को मैंने बताया कि f1 मेक एन एंगल r1 विथ सॉरी f1 मेक एन एंगल अल्फा 1 विथ r1, f1 मेक एन एंगल थीटा 1 विथ द टेंजेंट ड्रॉ एट पॉइंट p1। ओके, यहां भी लोग कहते हैं ये r1 है, वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो तो डिस्क को परपेंडिकुलर z एक्सिस पे होगी, और ये पोजीशन वेक्टर r। स्टार्ट कैसे किया, तो इनिशियली सबसे पहले बताया कि cp1 इज इक्वल टू r1। ओके, इन डेल्टा टी टाइम डिस्प्लेसमेंट इफ p2 p1 डैश, सो एंगल इज डेल्टा थीटा, और एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस डेल्टा s1 अपॉन r1, and therefore delta s1 equal to r1 delta theta, r1 delta theta. Okay, now work done by the force f1 on particle p1 is delta w1 is equal to f1 into delta s1, and delta w1 is equal to f1 into delta s into cos theta 1, because cos theta 1 क्यों लिखा मैंने, ये जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो टेंजेंट की डायरेक्शन और फोर्स ये है, ये दोनों के बीच की एंगल थीटा 1 होगी। Okay, now delta w1 equal to f1 delta s1 cos 90 minus alpha 1, because theta 1 plus alpha 1 is equal to 90, and theta 1 is equal to cos 90 minus alpha 1 होगा। अब वो ऐड कर दो, डेल्टा s1 क्या था, so f1 r1 डेल्टा थीटा cos 90 minus alpha 1। फर्स्ट पार्टिकल के लिए हम इस तरह से सबसे पहले वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन उसने बताया कि टॉर्क की फॉर्मूला फर्स्ट पार्टिकल पे लगने वाली टॉर्क कैलकुलेट करनी है, तो टॉर्क ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होता है, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओके, तो यहां से तो उस पार्टिकल के लिए r1 लिख सकते हैं, टॉर्क 1 फर्स्ट पार्टिकल पे लगने वाली टॉर्क 1 इज इक्वल टू r इनटू r, सो टॉर्क की फॉर्मूला r इनटू क्या लिखेंगे f1, क्योंकि यहां लगने वाली फोर्स कौन सी है, f1 है, जो डायग्राम में बताई। So now torque 1 is equal to, पहले तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, जो OP1 क्या होगा, OP1 इनटू क्या लिखेंगे F1, OP1 इनटू क्या लिखेंगे F1। अब ये OP1 वेक्टर है तो इसके दो कंपोनेंट OC एंड CP1, तो यहाँ लिखा टॉर्क 1 सॉरी यहाँ OP1 इज इक्वल टू OC प्लस CP1, मतलब ये दोनों के एडिशन मतलब OP1 होता है, लेकिन OC जो है इन डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस सॉरी z एक्सिस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन के अंदर रोटेशनल एक्सिस होती है उसी डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, तो साइन 0 0, साइन 0 0 मतलब ये कंपोनेंट टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता, टॉर्क प्रोड्यूस नहीं, टॉर्क की सपोज थ्योरी आपको याद है, सो टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा, थीटा मतलब एंगल बिटवीन आर एंड एफ। अब देखो पोजीशन वेक्टर भी इसी डायरेक्शन, मतलब ये वेक्टर ऊपर की ओर,
क्लियर। और फोर्स भी इसी टाइप से आएगा, मतलब यहाँ। तो इसका मतलब उन लोगों ने क्या, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में अंदर आपको ये मिलने वाला है, साइन 0 0 हो जाएगा। या आपको ऐसा भी याद रखना है, रोटेशनल एक्सिस की डायरेक्शन में है, रोटेशनल एक्सिस की डायरेक्शन में है, इसलिए साइन 0 0 होगा। मतलब ये कंपोनेंट आपको टॉर्क नहीं दे, जो कंपोनेंट टॉर्क दे सकता है वो परपेंडिकुलर वाला दे सकता है, जिसको हम CP1 लिखते हैं। लेकिन CP1 इक्वल टू R1 होता है टॉर्क ऑन अ फर्स्ट पार्टिकल CP1 into F1, लेकिन CP1 इक्वल टू R1 into F1 एंड देयरफॉर टॉर्क इक्वल टू R1 F1 sin अल्फा 1। ये क्या कहना चाहता है कि हर कंपोनेंट के ऊपर लगने वाली टॉर्क R1 F1 sin अल्फा 1, R1 F1 sin अल्फा। देखो R1 इस डायरेक्शन में, F1 पे अल्फा 1 हुआ। सिमिलर डिफरेंट पार्टिकल के लिए लिखना है तो टॉर्क 2 इज इक्वल टू R2 F2 sin अल्फा 2, R3 F3 sin अल्फा 3 तो n लिख सकते हैं। तो इस तरह के सभी पार्टिकल की टॉर्क जो है उसको ऐड कर दो तो टोटल टॉर्क मिल सकता है, टोटल टॉर्क हो सकता है। अब वर्क की बात हुई, ये सभी वर्क के लिए। ओके, फर्स्ट पार्टिकल पे होने वाली वर्क डेल्टा W1 इज इक्वल टॉर्क इनटू डेल्टा थीटा। क्यों? फोर्स की फॉर्मूला थी, सॉरी वर्क की फॉर्मूला थी, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जो पार्ट लीनियर में फोर्स का है वो रोटेशन में टॉर्क का है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट डी की जगह क्या लिखेंगे, डेल्टा थीटा, इतनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी। ओके, सो नाउ डेल्टा W1 की जगह डेल्टा W टोटल वर्क। तो ऐसे जितने भी पार्टिकल है सबके लिए वर्क जो है उसको ऐड करो। इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा W इक्वल टू डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2 प्लस डेल्टा W3 अप टू डेल्टा Wn। लेकिन सभी के अंदर चेक करो, टॉर्क 1 टॉर्क 2 टॉर्क 3 ऐड करना पड़ेगा अप टू टॉर्क n, डेल्टा D रिमेन कांस्टेंट, डेल्टा थीटा रिमेन कांस्टेंट। जब ऑब्जेक्ट रोटेशन मोशन करती है तो डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होता। ये सभी एडिशन को लिखेंगे हम टॉर्क एंड देयरफॉर डेल्टा W इज इक्वल टू टॉर्क इनटू डेल्टा थीटा। मतलब ये वर्क की फॉर्मूला। ओके, ये वर्क इज इक्वल टू टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। कौन सी डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नाउ दोनों साइड डेल्टा टी से डिवाइड करो, सो डेल्टा W अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू टॉर्क डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। ओके, सपोज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब टाइम इंटरवल बहुत छोटा सा है तो उसको इंस्टेंटेनियस के तौर पे लिखेंगे, तो dW अपॉन dt एंड टॉर्क d थीटा बाय dt। बट dW अपॉन dt इज अ पावर, torque d theta by dt is the angular velocity, so power equal to torque into velocity, angular velocity। ये फॉर्मूला से दो फॉर्मूला हमको मिली, इससे हमको दो फॉर्मूला, एक तो वर्क इज इक्वल टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड पावर इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर? बराबर। अब 54 में आगे बताया, 54 नंबर क्वेश्चन, obtain the relation between torque and moment of inertia, obtain the relation between torque and moment of inertia। तो उन लोगों ने बताया कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रिजिड बॉडी, हमने पहले भी ये प्रूव करके दिया था, K इज इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। K इज इक्वल टू 1/2 क्या होता है, I ओमेगा स्क्वायर। अब उसने बताया कि काइनेटिक एनर्जी को डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये पावर की फॉर्मूला आएगी। ये किसकी फॉर्मूला आएगी? पावर, क्योंकि वर्क अपॉन टाइम, वर्क क्या, एनर्जी अपॉन टाइम, सो 1/2 रिमेन कांस्टेंट लिख सकते हैं। ओके, एक चीज और भी है, क्या, I कांस्टेंट, सो d अपॉन dt ऑफ ओमेगा स्क्वायर, सो नाउ 1/2 I 2, इसमें क्या लिखेंगे, 2 ओमेगा, जैसे x स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x, t स्क्वायर की डेरिवेटिव 2t, सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर के लिए 2 ओमेगा इनटू d ओमेगा अपॉन dt, d ओमेगा अपॉन dt, 2 कैंसिल हो जाएगा, इसमें 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल करें तो रिमेनिंग पार्ट I ओमेगा और अल्फा, डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज एंगुलर एक्सेलरेशन, इट्स कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, अब यहां एक चीज और,
इसको पावर लिख सकते हैं, लेकिन आज हम आई अल्फा साथ में रखेंगे तो जैसे फॉर्मूला थी एफ इज इक्वल टू, क्या लिखा था, एम ए, ऐसे टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, तो मतलब ये टॉर्क है। तो ये तो हुआ नहीं, पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू वेलोसिटी, जो आज हमने कंप्लीट किया था वही रिलेशन यहाँ मिल सकता है। ओके, तो इसका मतलब कंपैरिजन से एक चीज कंप्लीट होती है कि टॉर्क इज इक्वल टू हम आई अल्फा लिख सकते हैं, वो लोग इस तरह से बता दें। उन लोगों ने क्या बताया कि पावर पी इज इक्वल टू ये आता है, देखो फिर से बताता हूँ। उसने लिखा कि पावर की फॉर्मूला है, लेकिन 53 में आपने पावर की फॉर्मूला क्या लिखी थी, तो ये दोनों की कंपैरिजन से क्या मिलेगा, ये दोनों की कंपैरिजन क्या मिला, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू द न्यूटन सेकंड लॉ एफ इक्वल टू एम ए। जो पार्ट लीनियर मोशन में मास का, वो रोटेशन मोशन में एंगुलर सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ये लीनियर एक्सेलरेशन, और इसको क्या बताएंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, और यहां से एक नई फॉर्मूला मिलेगी, अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर, लिखा था the angular is a direction proportional to the applied torque is inversely proportional to moment of inertia of a body। चलेगा, ये स्टेटमेंट याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार 54 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करो। 54 नंबर क्वेश्चन एक बार पूरा कंप्लीट कर लो।
कंप्लीट हो गया, बाकी डन सर। देखो आज सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे बताए कि आज ये दोनों क्वेश्चन है वो सिर्फ पावर और वर्क है। अब यहाँ से जो बाकी बचा मेरे ख्याल से 3 ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, लेकिन वो एंगुलर मोमेंटम के लिए है। 1 पीरियड मेरे ख्याल से चाहिए, 1 या 2 पीरियड चाहिए, थियोरी खत्म हो जाएगी। ओके, और कल की शेड्यूल में केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री सर ने बोला है 10:30 को लेंगे। सर कल 10:30 को लेंगे? हाँ, उनको 9 o'clock का 12th का है। ओके चलो, तो कल की टाइमिंग चेंज कर देंगे, 10:30 को सर लेने वाला है। ओके, कल लेक्चर ले लेंगे वरना। ओके, जो मैसेज सेंड कर दूंगा तो पता चल जाएगा। ओके, और जल्दी खत्म हो। सर संडे जेडब्ल्यू में कौन सा चैप्टर होगा? पवन सर को पूछ लेना चाहिए ना, क्योंकि सर पेपर निकालते हैं। जेडब्ल्यू नीट की जो टेस्ट होती है ना, वो चैप्टर पवन सर एक बार ग्रुप में, होमवर्क वाले ग्रुप में मैसेज रखो तो पवन सर बता देंगे कि कौन सी चैप्टर है। जेडब्ल्यू नीट की जो भी टेस्ट है ना वो सर लेते हैं, मतलब उन्होंने कौन सा चैप्टर है मैंने इस बार पूछा नहीं उनको, मतलब एक बार ग्रुप में या फोन करके सर को पूछ लो। ओके, मैं पूछ लूंगा किसी को। आज 2 ही क्वेश्चन है, 53 54।